Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with the provisions of complaints to magistrate under BNSS. ठीक है, ये दिया हुआ है चैप्टर 16 में. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविजंस. ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, सिर्फ 4 सेक्शंस हैं हमारे. तो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट. ठीक है, तो कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट बेसिकली क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट को कोई भी पर्सन जो कि अग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट जो है क्राइम हुआ है या जिसके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस हुआ है, वो मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट या तो रिटन कंप्लेन या तो फिर ओरल खुद कोर्ट जाके अपने साथ जो भी उसका ऑफेंस हुआ है या जो भी उसका लॉस हुआ है, इंजरी हुई है, वो जाके मैजिस्ट्रेट को बता सकता है. ठीक है, अगर वो एफआईआर के थ्रू नहीं जाना चाहता है कोर्ट और अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है जिसमें कि दैट you need not to compulsory रजिस्टर एन एफआईआर. ठीक है, कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन कॉग्निजेबल में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तो अगर एफआईआर रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर कोर्ट नहीं जा रहे हो आप, सो यू कैन डायरेक्टली कंसल्ट एंड यू कैन गो टू अ मैजिस्ट्रेट. तुम अपनी कंप्लेंट दे दो कि ये दिस पर्सन इज हैपेंड. ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी अपना जो केस है वो रजिस्टर करवा सकते हो. और फिर मैजिस्ट्रेट अपनी या तो वो खुद इंक्वायरी करेगा, जो वो खुद बेसिकली केस की सर्च करता है उसको इंक्वायरी बोलते हैं, या फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, पुलिस वालों से इन्वेस्टिगेशन कराएगा. ठीक है, मतलब वो पुलिस वालों को आपके केस का इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे देगा. तो जो पुलिस करती है सर्च ऑफ योर केस, पुलिस विल डू द इन्वेस्टिगेशन. और अगर मैजिस्ट्रेट खुद सर्च करता है या फिर मैजिस्ट्रेट खुद एक तरीके से आपके केस को देखता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कहाँ तक ये सच है, क्या फैक्ट सही हैं, कौन विटनेसेस हैं, एंड कैन दिस केस प्रोसीड फर्दर, तो उस केस को उस टोटल प्रोसीजर को इंक्वायरी बोलते हैं. ठीक है, वो मैजिस्ट्रेट करवाता है इंक्वायरी. और इंक्वायरी एक कंप्लेंट होने के बाद चालू हो सकती है विद द विल ऑफ मैजिस्ट्रेट. अगर मैजिस्ट्रेट चाहता है तो वो अपनी इंक्वायरी खुद कर सकता है, या तो फिर वो ऑर्डर करके इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है पुलिस ऑफिसर. ठीक है, तो ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस है. ओके, अब वील स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 223. बेसिकली इट सेज एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट. ठीक है, अब मैंने आपको बेसिक टर्म्स और बेसिक प्रोसीजर इसलिए बता दिया बिकॉज आगे बहुत ज़्यादा एसेंशियल और समझ आने में इजी हो जाएगा आपको अगर आप लोग को ये समझ आ जाएगा. ठीक है, तो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट हमारा 223 में दिया हुआ है. सबसे पहले कंप्लेनेंट वो होता है जो अपनी कंप्लेंट लेके आता है. ठीक है, अग्रीव्ड पार्टी होता है कंप्लेनेंट. अ मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन व्हाइल टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस प्रेजेंट इफ एनी, एंड द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग एंड शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस एंड ऑल्सो बाय द मैजिस्ट्रेट. सिंपली जो भी पर्सन अपना कंप्लेंट लेके जब किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास आते हैं और उस मैजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिसडिक्शन है टू टेक द कॉग्निजेंस मीन्स केस को बेसिकली इंक्वायरी बिठवाने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए. कॉग्निजेंस बेसिकली मीन्स नॉलेज और अवेयरनेस. और जब मैजिस्ट्रेट को ये बात पता चल जाती है कि ऐसा ऐसा केस हुआ है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट थिंग दैट मैजिस्ट्रेट विल डू, ही विल एग्जामिन द कंप्लेंट, द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस ऑन ओथ. ऑन ओथ मतलब कि शपथ के अंडर, दैट आई स्वेयर दैट आई एम नॉट लाइंग. ठीक है, वो किस किस को एग्जामिन करेगा, वो करेगा कंप्लेनेंट को एग्जामिन और विटनेस को. इससे पता चल जाएगा कि उसकी जो कंप्लेन है वो सच भी है या नहीं. ठीक है, तब वो आगे प्रोसीजर वो आगे बढ़ा सकता है. फर्स्ट इज बेसिकली डिटरमाइनिंग वेदर द कंप्लेंट इज ट्रू और नॉट. ठीक है, तो बेसिकली वो कंप्लेंट और विटनेस को ओथ पे सबसे पहले एग्जामिन करवाता है और उस एग्जामिनेशन की एक रिपोर्ट बनती है. इट विल बी रिटन. ठीक है, उस एग्जामिनेशन का जो सब्सटेंस मीन्स जो उस एग्जामिनेशन में हुआ, क्या क्या आंसर्स थे, वट एवर, इट इज़ रिटन. ठीक है, वो एक रिटन वे में आ जाता है. वो जो रिटन स्टेटमेंट है वो जो है कंप्लेनेंट साइन करता है और मैजिस्ट्रेट और विटनेसेस भी साइन करते हैं. ठीक है, तो सिंपल है. पहला फर्स्ट चीज़ जो कोई भी मैजिस्ट्रेट करेगा वो रहेगा एग्जामिन करना एग्जामिन करना किसको, कंप्लेनेंट को और विटनेस को. ठीक है, provided that no cognizance of an offence under this section shall be taken by the magistrate without giving the accused an opportunity of being heard. ठीक है, अब विटनेस और कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर दिया, उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि जो अक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, उसको भी अपने आप को प्रेजेंट करने का, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने साइड ऑफ द स्टोरी बताने की. ठीक है, हमारा बहुत फेमस मैगजिम है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मीनिंग लेट द अदर साइड बी हर्ड. तो जो मैजिस्ट्रेट है ना, वो ऐसे ही नहीं किसी बस एक कंप्लेन है किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट आप ऐसे ही नहीं पूरी इंक्वायरी बैठा दो और पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू करवा दो. ठीक है, यू हैव टू गिव द अपॉर्चुनिटी द अदर साइड ऑफ द अक्यूज्ड ऑल्सो टू
you know tell their side of the story. ठीक है. Then next provision provided that when the complaint is made in writing, the magistrate need not to examine the complainant and the witness. ठीक है. Now ये provision बोल रहा है very important कि जब कंप्लेन रिटन में हो, रिटन स्टेटमेंट, मतलब ओरल, मैंने बताया कंप्लेन या तो आप ओरल कर सकते हो मैजिस्ट्रेट को कोर्ट में जाके, या तो आप रिटन कंप्लेन भेज सकते हो. ठीक है. तो जब आप रिटन कंप्लेन दे रहे हो तो मैजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने की कंप्लेन और विटनेस को ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. कब, किस केस में यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, कब किस केस में रिटन कंप्लेन में मैजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है. इफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज और अ कोर्ट हैज मेड दिस कंप्लेंट. ठीक है. इफ द मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी टू ट्रायल और ट्रायल टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 212. अब ए में बोल रहे हैं कि अगर वो रिटन कंप्लेन किसी पब्लिक सर्वेंट ने अंडर द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ की है कोर्ट को, ठीक है, किसी भी केस से रिलेटेड किसी पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेन की है, तो कंप्लेनेंट को और विटनेस को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पब्लिक सर्वेंट की जो कंप्लेंट है वो डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे जा सकती है, उसमें एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बी सेज दैट अगर मैजिस्ट्रेट को केस मिला है फॉर इंक्वायरी ऑफ ट्रायल टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 212. अब सेक्शन 212 में क्या होता है कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो लोअर और सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको जो है केस ट्रांसफ़र कर सकता है. ठीक है. मतलब कि हायर कोर्ट से, सुपीरियर कोर्ट से कोई भी केस आ रहा है लोअर कोर्ट में. ठीक है. मतलब CJM कोई भी या तो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट या तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को अपना केस दे सकता है. ठीक है. ये हायरार्की होती है क्रिमिनल कोर्ट्स की. ठीक है. हायरार्की में सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे होता है हाई कोर्ट. आफ्टर हाई कोर्ट वी हैव सेशंस कोर्ट. ठीक है. सेशंस कोर्ट के बाद वी हैव CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ठीक है. CJM के बाद वी हैव जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, देन वी हैव जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. तो अगर 212 में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट केस को ट्रांसफ़र कर रहा है किसी लोअर मैजिस्ट्रेट को, या तो CJFC चीफ जुडिशियल फर्स्ट क्लास या तो CJSC. ठीक है. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJMSC सेकंड क्लास. ठीक है. उनको कोई ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसमें भी कंप्लेंट और रिटन कंप्लेंट है तो उसमें भी एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. बिकॉज देखो CJM ने ऑलरेडी एग्जामिन कर दिया होगा, दैट मे बी द केस, दैट्स वाई इट्स गेटिंग ट्रांसफर्ड. ठीक है. Then we have another provision provided also that if a magistrate makes over the case to another magistrate under section 212 after examining the complainant and the witness, the latter magistrate need not to re-examine them. देखो वही बात है, अगर section 212 के अंदर जब ऑलरेडी एक मैजिस्ट्रेट आपको एक कंप्लेंट ट्रांसफर कर रहा है तो इट माइट बी द केस कि उसने ऑलरेडी उनको एग्जामिन कर चुका है, तो उस केस में भी आपको री एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं करनी है. ठीक है. एंड इट विल नॉट बी नीडेड. Subsection 2. A magistrate shall not take cognizance on a complaint against a public servant for any offence alleged to have been committed in course of the discharge of his official functions or duties. अब subsection 2 बोल रहा है कि मैजिस्ट्रेट को किसी भी कंप्लेंट जो कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आई हो, ठीक है, कि उसने अंडर द डिस्चार्ज वाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ ऑफ फंक्शंस, ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ ऑफ फंक्शंस के एम्बिट के अंदर आता है, उस काम को करते हुए ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस. ठीक है. कौन? पब्लिक सर्वेंट हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस. तब तो उस कंप्लेंट का कॉग्निसेंस, इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करना मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता अनलेस, तब तक जब तक सच पब्लिक सर्वेंट इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक असर्शंस एज अ सिचुएशन दैट लेड टू द इंसिडेंट. जब तक ये पब्लिक सर्वेंट खुद ये बात आके ना बताए कि या उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई हो अपनी बात रखने का, टू मेक असर्शंस, टू मेक कमेंट्स ऑन कि इंसिडेंट हुआ क्या और यू नो व्हाट ही इज़ एलिज्ड ऑफ, जब तक कि वो अपनी बात नहीं बता रहा है तब तक के वो कंप्लेंट का कॉग्निसेंस मैजिस्ट्रेट नहीं ले सकता है. ठीक है. जब वो किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट की हो. और सेकंड, अ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू सच पब्लिक सर्वेंट इज रिसीव्ड. ठीक है. सेकंड क्लॉज, तब तक कि आप उस कंप्लेंट को आगे उसका प्रोसीजर नहीं कंटिन्यू कर सकते जब तक कि एक रिपोर्ट कौन भेजता है, उसका सीनियर, किसका? पब्लिक सर्वेंट का सुपीरियर जो है उस फील्ड में, उनके जो सुपीरियर या उनके जो सीनियर है पब्लिक सर्वेंट के, ठीक है, उनके लेवल से ज़्यादा जो पर्सन अथॉरिटी में है उनमें, वो उस फैक्ट्स, उस इंसिडेंट का जिसको अक्यूज़ किया गया है, मतलब पब्लिक सर्वेंट को जिस इंसिडेंट के लिए, जिस ऑफेंस के लिए अक्यूज़ किया गया है, उसकी एक रिपोर्ट बना के नहीं भेज सकता कंटेनिंग द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट अंडर विच सच ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट. ठीक है. तब तक के द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट टेक कॉग्निसेंस ऑफ अ कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट इन दो केसेस, जब तक कि अनलेस दीज टू थिंग्स हैव बीन completely
obliged with. Okay, now let's move to another. I don't know why my book is tearing apart. Then we have procedure by magistrate, section 224, not competent to take cognizance of the case. ठीक है, not competent मतलब कि magistrate is not competent enough, उसकी official capacity. Competency is basically official capacity. Magistrate की official capacity में cognizance of the case का ambit नहीं आता है. ठीक है, मतलब if the complaint is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the case or the offence, he shall, if the complaint is in writing, return it for the presentation to the proper court, and if the complaint is not in writing, return the complaint to the proper court. ठीक है, 224 में ये बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई भी कंप्लेंट किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को की जाती है जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, उसकी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है उस केस को लेना. ठीक है, अब कोई मर्डर का केस है, अब वो किसी CJM या CJ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को तो नहीं दे सकते, राइट, CJMSC को नहीं दे सकते, क्योंकि उनका जो एम्बिट है वो ग्रीवियस ऑफेंस से डील नहीं करते हैं. दे डोंट नॉट डील विद वेरी ग्रीवियस ऑफेंसेस. उनके पास पावर ही नहीं है. ठीक है, उनके पास पावर ही नहीं है 10 साल की सज़ा देने की. मर्डर की अगर आप इफ़ यू गो फॉर लाइक यू नो द पनिशमेंट ऑफ मर्डर, जब उनके पास वो पावर ही नहीं है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सज़ा दे सके, तो चीफ जुडिशियल फर्स्ट क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते. तो 224 में अगर ऐसा कोई केस किसी भी मजिस्ट्रेट के पास आता है जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है उस केस को उसकी प्रोसीडिंग को, उसके ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए, तो व्हाट दे विल डू कि वो सिंपली जो उनके पास कंप्लेंट आई होगी रिटर्न में, वो उसको प्रॉपर कोर्ट वापस भेज देंगे. ठीक है, विद एंडोर्समेंट उस कंप्लेंट को, अगर वो रिटर्न में आई है. सेकंड, अगर वो कंप्लेंट ओरल में आई है, मतलब वो पर्सन खुद आया है उस कंप्लेंट को रिपोर्ट करने के लिए, सो व्हाट ही कैन डू इज सिंपली वो मजिस्ट्रेट बोलेगा कि प्रॉपर कोर्ट में जाके, ये वाला कोर्ट में नहीं, उस कोर्ट में जाके आप अपनी कंप्लेंट वापस बताओ करके. ठीक है, तो देन वी हैव सेक्शन 225. It says postponement of issue of process. Any magistrate on receipt of a complaint of an offence of which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 212 may, if he thinks fit, and shall in any case where accused is residing at a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction, postpone the issue of process against the accused. ठीक है, तो अगर जब मैजिस्ट्रेट के पास जब मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है किसी भी कंप्लेंट को कॉग्निजेंस लेने के लिए, या फिर उसके पास कंप्लेंट सेक्शन 212 के अंडर आई हो, मतलब कि कोई सुपीरियर और हायर कोर्ट ने उसको जो है कंप्लेंट ट्रांसफ़र की हो उस मैजिस्ट्रेट को. ठीक है, अगर ये केस है एंड ही इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रोसीड फर्दर, तो वो क्या करेगा, अगर अक्यूज्ड उसके ज्यूरिसडिक्शन वाली जगह से बाहर रह रहा है. ठीक है, इफ़ द अक्यूज्ड इज रिसाइडिंग एट अ प्लेस दैट इज़ बियॉन्ड हिज ज्यूरिसडिक्शन. अगर मैजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर है, स्टेट तो नहीं होता, स्टेट के ऊपर तो नहीं होता, बट एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर है, और जो अक्यूज्ड है वो उस एरिया से बाहर रह रहा है, समझ लो वो दूसरे स्टेट में रह रहा है. ठीक है, उस स्टेट के में तो रह ही नहीं रहा है वो. ठीक है, अगर वो दूसरे स्टेट में रह रहा है तो वो क्या करेगा, ही विल पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को अभी आगे नहीं बढ़ाएगा, पोस्टपोन कर देगा. ठीक है, अगेंस्ट द अक्यूज्ड. Or and either inquire into the case himself of direct investigation to be made by a police officer by such person as he thinks fit for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding. तो इधर तो वो उसको प्रोसेस को जो है अपनी प्रोसीडिंग्स को है वो पोस्टपोन कर दे, या फिर या तो वो खुद इंक्वायर करना चालू कर दे. खुद इंक्वायरी मतलब कि मैजिस्ट्रेट खुद केस he'll inquire about the case himself, या डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन. अब इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर्स करते हैं. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कभी भी मैजिस्ट्रेट खुद नहीं करता, वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करता है, वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर करता है कि तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दो. ठीक है, वो किस लिए इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चालू कर सकता है, ताकि उसको ये पता चल सके कि केस का कोई सफिशिएंट ग्राउंड या केस का जो बेसिकली अक्यूज्ड है या एक्यूजेशन है वो सही भी है या नहीं, और क्या हमको केस को आगे प्रोसीड करना चाहिए, और यहाँ पे हमको यहाँ पे या तो फिर केस को ख़त्म कर देना चाहिए. ये डिसाइड करने के लिए वो कोई भी इंक्वायरी खुद कर सकता है, या तो इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस से करवा सकता है, ये डिसाइड करने के लिए. ठीक है, देन वी हैव प्रोविजन प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शॉल बी मेड wherever it appears to magistrate that offence complaint of is triable exclusively by court of session. आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं कर सकते अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है, मैजिस्ट्रेट कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं करवा सकता अगर उसको लगता है कि जो केस है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकता है. ट्रायबल इन द सेंस कि मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है, कि वो बहुत सीरियस ऑफेंस है जो कि कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राई करना चाहिए और ना कि मेरे को. अगर ऐसा कोई सीन है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन को ये जो है कंप्लेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा. ठीक है, अगर वो
कॉम्पिटेंट नहीं है. देन वी हैव बी, वेयर द कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन मेड बाय अ कोर्ट अनलेस द कंप्लेंट एंड द विटनेस प्रेजेंट हैव बीन एग्जामिन्ड ऑन ओथ अंडर सेक्शन 223. वेयर द कंप्लेंट मतलब जो कंप्लेंट है वो किसी कोर्ट ने, मतलब वो किसी कोर्ट ने ट्रांसफर नहीं की है. ठीक है, वही जो चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है. फर्स्ट वही है कि ही इज़ ऑथराइज टू टेक कॉग्निजेंस. इसमें वो बोल रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते इफ़ यू आर नॉट ऑथराइज. बेसिकली कैसे ऑथराइज नहीं, बिकॉज वो जो केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन एक्सक्लूसिवली ट्रायबल कर सकता है. ठीक है. सेकंड वो बोल रहा है कि विच हैज़ बीन मेड ओवर टू हिम अंडर सेक्शन 212. मेड ओवर हिम टू, कौन कर रहा है मेड ओवर टू हिम, वो कौन भेज रहा है उसको सेक्शन 212 के अंदर, एक कोर्ट ही भेज रहा है. राइट, सुपीरियर कोर्ट भेज रहा है मैजिस्ट्रेट को. राइट, तो बी में वही बोल रहा है कि अगर वो कंप्लेंट जो है कोई कोर्ट नहीं भेज रहा है, ठीक है, बट जो कंप्लेनेंट है और विटनेस हैं वो एग्जामिन हो चुके हैं, तब तक के वो नहीं प्रोसीड कर सकता अनलेस कि जो कंप्लेंट और विटनेस है वो एग्जामिन हो गया, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है. अगर नहीं हुए हैं तब फिर कोर्ट का भेजना कंप्लेंट ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, कि अगर कोर्ट भेजा है तो कोर्ट तो एग्जामिन करके ही भेजा होगा कंप्लेंट जो है आपको, तब यू कैन नॉट, टिल दैट टाइम यू कैन नॉट प्रोसीड फॉर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. सबसेक्शन 2 says that in an inquiry under subsection 1 the magistrate may, if he thinks fit, take evidence of witness on oath, provided that if it appears to the magistrate that offence complained of is triable exclusively by court of session, he shall call upon the complainant to produce all his witness and examine them on oath. ठीक है. अब यहाँ पे बात हो रही है इंक्वायरी की. इंक्वायरी मतलब कि मैजिस्ट्रेट खुद कर रहा है इंक्वायरी, है ना. इंक्वायरी ऑफ द केस मतलब जिसमें मैजिस्ट्रेट करता है. फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि सबसेक्शन 1 में जो इंक्वायरी अगर होगी और उसमें अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है, इफ़ इट थिंक्स फिट, ही कैन टेक द एविडेंस ऑफ विटनेस ऑन ओथ. ठीक है, मतलब जो भी विटनेस है उस केस के वो उनका एविडेंस ले सकता है ऑन ओथ, शपथ के बाद उनका एविडेंस ले सकता है इंक्वायरी के अंडर. प्रोवाइडेड दैट इफ इट अपीयर्स टू मैजिस्ट्रेट दैट ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ही शॉल कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ. अगर उसको ये लग रहा है कि वो जो कंप्लेंट है वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है, कोर्ट ऑफ सेशन इज़ बेटर कॉम्पिटेंट टू बेसिकली ट्राई दैट और स्टार्ट दैट केस, तो फिर भी ही कैन कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेस एंड एग्जामिन. ठीक है, पहले में वो किसको बुला रहा है, विटनेसेस को. इसमें वो बुला रहा है कंप्लेनेंट को. इवन दो जब उसको पता भी है कि वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है, ही कैन स्टिल अंडर एन इंक्वायरी ही कैन स्टिल कॉल द कंप्लेनेंट एंड ही कैन आस्क द कंप्लेनेंट टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेस एंड एग्जामिन देम. ठीक है, स्टिल ये कर सकता है. कौन, मैजिस्ट्रेट कर सकता है जब कंप्लेंट उसके पास आई हो और वो उस कंप्लेंट की इंक्वायरी चालू कर दें. ठीक है. अगर देखो अब यहाँ पे भी ना उसको लेट क्यों रियलाइज़ हो रहा है कि ये ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है. यहाँ पे तो रियलाइज़ हो सकता था जब वो इंक्वायरी चालू नहीं किया था, बट इंक्वायरी के बाद अगर ऐसा कोई ऐसा कोई उसको एस्पेक्ट पता चल रहा है केस का जो उसको अभी तक नहीं पता चल पा रहा था अंडर अ कंप्लेंट, ठीक है, चाहता तो यहाँ पे भी वो ऑथराइज नहीं है कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चालू करने का जब जो केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है. राइट, बट अगर उसको ये बात यहाँ नहीं रियलाइज़ हो रही इंक्वायरी चालू होने से पहले, तो इंक्वायरी चालू होने के बाद अगर उसको ये बात पता चल रही है कि कोर्ट ऑफ सेशन के द कोर्ट ऑफ सेशन इज़ मोर कॉम्पिटेंट टू ट्राई दिस केस, ठीक है, तब व्हाट कैन हैपन, ही कैन स्टिल गो ऑन फॉर इंक्वायरी, ही कैन आस्क द कंप्लेनेंट टू प्रेजेंट द विटनेस. ठीक है, अगर उससे पहले पता चल गया तो इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हो सकती. ठीक है, तब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकता. यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बोले. अब इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंक्वायरी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स. इन्वेस्टिगेशन पुलिस करता है, ठीक है, यहाँ पे इंक्वायरी हो रही है. तो जब इंक्वायरी हो रही है तब भी अगर उसको इंक्वायरी के बीच में ही पता चल रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है बेटर इस केस पे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, फिर भी ही कैन गो ऑन टू कॉल द कंप्लेनेंट एंड आस्क हिम टू प्रेजेंट हिज विटनेस एंड एग्जामिन द कंप्लेनेंट. ठीक है, यहाँ पे इंक्वायरी हो रही है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं. यहाँ पे बोला है आप इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन कब नहीं दे सकते, बट यहाँ पे इंक्वायरी, इट्स फॉर इंक्वायरी. ठीक है, अब थर्ड सबसेक्शन में फिर इन्वेस्टिगेशन है. इफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन, मतलब वापस इन्वेस्टिगेशन आ गया, ठीक है, इज मेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग एन पुलिस ऑफिसर, ही शैल हैव दैट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑल पावर्स कन्फर्ड बाय संहिता. ठीक है, तो अगर सबसेक्शन 1 में कोई ऐसा पर्सन इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, अंडर द ऑर्डर. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन कर सकता है, जिस पर्सन को वो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे वही पर्सन कर सकता है. ठीक है, बट अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं है फिर भी उस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके पास वो सारी पावर्स हैं जो एक पुलिस ऑफिसर के पास है अंडर दिस संहिता. दैट व्हाट सबसेक्शन सेज.
Now subsection 226, section 226, dismissal of complaint. If after considering the statements on oath of complainant and of witness and the result of inquiry or investigation under section 225, the magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for proceeding, he shall dismiss the complaint, and in every such case he shall briefly record his reasons for doing so. Okay, this is very simple. अगर after considering statements, विटनेस को एग्जामिन करने के बाद मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये जो केस है इसमें सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है आगे प्रोसीड करने का, एक केस चालू करने का, ठीक है, तो वो सिंपल क्या करेगा, ही विल डिसमिस द कंप्लेंट. उसके पास है ये रीज़न, उसके पास ये पूरा राइट है कि वो कंप्लेंट को डिसमिस कर दे, ठीक है, बट उसको reasons बताने पड़ेंगे and he has to record his reasons that why he is dismissing the complaint under section 226. That's it. This is the whole procedure कि कैसे कैसे अगर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन आ रही है, ठीक है, तो वो क्या क्या करेगा उसके बाद और कैसे एक केस चालू होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो वो डिसमिस कर सकता है कंप्लेंट को टोटली, ठीक है. तो इशू ऑफ प्रोसेस क्या रहता है, प्रोसेस क्या होता है आफ्टर अ कंप्लेंट इज मेड टू अ मजिस्ट्रेट, दैट वाज mentioned and I hope you have understood it. Thank you for watching the video.